नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। राहुल गांधी की जो यात्रा है, कल अखिलेश भी उसमें शामिल हो गए। उसके बाद अखिलेश जी ने ट्वीट किया, तीन भाई। राहुल गांधी पहले ही अपना और अखिलेश का ट्वीट कर चुके थे, दो भाई, और उसके बाद तेजस्वी ने इन दोनों को रिट्वीट किया। जाहिर सी बात है, तेजस्वी का अपना राज्य है तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। जो लोग आए सबका स्वागत है। स्टालिन पहुंच चुके हैं, अखिलेश पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी कुछ दिन तक रही और जबरदस्त जलवा बिहार की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की वोट चोरी की यात्रा का कांग्रेस एक के बाद एक लगातार वीडियो जारी कर रही है और वोट चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुई है। इसको भटकाने के लिए बहुत सारे खेल हो रहे हैं। एक तो आप जानते ही हैं, कांग्रेस के मंच से एक बंदे ने नारा लगा दिया। नारा क्या लगाया, गाली दी, और बहुत गंदी गाली दी। उस आदमी को सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे, ना ही कोई बड़ा लीडर था। तो उसकी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर डालना केवल मुद्दे को भटकाने का मामला है। उसके बाद पटना में कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम के सामने प्रदर्शन होता है, लाठियां चलती हैं, पत्थर चलते हैं, और भी जगहों पर बवाल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो मुद्दा भी कुछ खास बड़ा नहीं हुआ। लोग सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, आईटी सेल के लोग दिन रात गालियां देते रहते हैं, जिस पार्टी का एमपी खुलेआम संसद के अंदर एक मुस्लिम एमपी के लिए घटिया शब्दों का प्रयोग कर चुका है, उसको क्या हक है गाली गलौज पर बात करने का। तो अब एक वीडियो आया और बहुत मजेदार वीडियो आया। राहुल गांधी की यात्रा जा रही है, 5-7 लोग हैं, काला झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं। मतलब जहां आपकी सरकार है वहां भी विरोध करने के लिए आपको 8-10 लोग मिल रहे हैं जिनके हाथों में काला झंडा है। अब होना यह चाहिए था कि पुलिस उनको वहां से हटा देती, या फिर यह हो सकता था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन कर देते, जो कि भारतीय राजनीति में बहुत नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अच्छी बात यह लगी कि राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा के उनको पास में बुलाया। वीडियो है पूरा। पहले तो वो भागने लगे, उनको लगा कि यार मार पिटाई ना हो जाए, हिम्मत ही कितनी होती है। लेकिन जब राहुल गांधी ने बुलाया तो उनको उनके पास भेजा गया। राहुल गांधी ने पूछा क्या मामला है, किसी के पास कुछ कहने के लिए था नहीं। पूछे आप क्यों नाराज हो, किसी के पास कुछ खास कहने के लिए था नहीं। उसके बाद राहुल गांधी ने उनको टाफियां दी, टाफियां लिए और चले गए। यह घटना अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सी घटना लगती है और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। कोई बड़ा नेता अगर निकलता है, जनता में से कोई विरोध करना चाहता है, काले झंडे दिखाना एक पुरानी परंपरा है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तमाशा किया जाए। राहुल गांधी ने बिल्कुल गांधीवादी तरीके से विरोध का भी स्वागत किया, टॉफी दी, विदा किया और अपने काम पे निकल लिए। अगर इसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कर लें, मतलब अगर मोदी जी की सभा है तो काले कपड़े भी आप पसार नहीं सकते हैं उस इलाके में। अपने घर के सामने अगर आपका कोई काला शर्ट गंदा था और आपने धुला है तो उसको आप पसार नहीं सकते हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में काली टी शर्ट पहन के कोई नहीं जा सकता, काला गमछा लेके कोई नहीं जा सकता। और अगर किसी ने काला झंडा दिखाने की हिम्मत की तो फिर उसके साथ क्या होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं मैं। ये बात है 31 अगस्त 2024 की, यानी ठीक एक साल पहले की। कांग्रेस के 14 नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई थी। क्यों? क्योंकि मुंबई में प्रधानमंत्री महोदय आए थे और प्रधानमंत्री महोदय को काला झंडा दिखाया गया था। सिर्फ काला झंडा दिखाया गया था, ना कोई पथराव हुआ था, ना कोई हिंसा हुई थी, ना कोई विरोध हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। काला झंडा दिखाया गया बिल्कुल सामान्य तरीके से। और आप सोचिए, 14 लोगों के ऊपर उसके चलते एफआईआर कर दी गई। और भी घटना आप देख लीजिए। मोतिहारी गए थे और यह घटना है 19 जुलाई 2025, यानी अभी एक महीने पहले की लगभग घटना है। मोतिहारी में जब उनकी जनसभा चल रही थी, ये खबर छपी है नवभारत टाइम्स में, 19 जुलाई 2025 को यह खबर छपी है। तो मोतिहारी की जनसभा में जब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को काला झंडा दिखाया, और क्यों दिखाया? इलाके में एक चीनी मिल थी जो बंद हो गई थी। जाहिर है, चीनी मिल होती है तो इलाके का गन्ना जाता है, किसानों का फायदा होता है, और मजदूरी मिलती है, मजदूरों का फायदा होता है। एक बार चीनी मिल या कोई भी मिल बंद हो गई तो दोनों का जो रोजगार होता है, आय का साधन होता है, वो खत्म हो जाता है। तो बंद पड़ी हुई चीनी मिल को खुलवाने के लिए
3-4 लोगों ने विरोध किया था। इसमें जितेंद्र तिवारी थे, विक्रांत गौतम थे, रविकांत रवि थे, जो मोतिहारी जिले के ही अलग अलग इलाकों से हैं। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा या कोई पॉलिटिकल विरोध इनका दिखाई नहीं देता है। इनको भी हिरासत में ले लिया गया और इनसे पूछताछ की गई। सिर्फ इतना अपराध कि काले झंडे दिखाए थे। अमित शाह जी के बारे में सुन लीजिए। गृह मंत्री हैं। नेहा यादव आप लोगों को याद होंगी, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। इलाहाबाद में थे अमित शाह जी। कुछ साल पुरानी घटना है और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से जुड़े हुए कुछ नेताओं ने काले झंडे लहराए और नारा लगाया, अमित शाह वापस जाओ। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, इस घटना का जो वीडियो सामने आया, यह दिखाई दिया कि अमित शाह के काफिले में कोई महिला पुलिस नहीं थी और जो मर्द पुलिस वाले थे, जो औरतें, लड़कियां जो काला झंडा दिखा रही थीं, उनकी पिटाई करते हैं, उनको घसीटते हैं और इतना ही नहीं, उनको गिरफ्तार करके 14 दिन की रिमांड पे भेज दिया जाता है। हालांकि उनको 3 दिन बाद जमानत मिल गई। उस समय नेहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। उन्होंने बताया कि उनका मकसद था कि ज्ञापन वो लोग सौंपना चाहते थे, लेकिन अमित शाह से वो मिल नहीं पाए तो काफिले को रोका और झंडा दिखाया और उसके बाद उन लोगों की जबरदस्त पिटाई हुई और एनकाउंटर तक की धमकी मिली। ये बताया नेहा यादव जी ने। और भी घटनाएं आप याद करने जाएंगे तो और भी बहुत सारी घटनाएं आपको दिख जाएंगी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई विरोध करने की कोशिश करता है तो या तो उसको जेल हो जाती है या उसकी मार पिटाई होती है, बाकी सब होता है। दरअसल ये घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई कि फर्क आपके समझ में आए कि डेमोक्रेटिक तरीके में और तानाशाही में क्या फर्क होता है। तानाशाही में कोई विरोध नहीं कर सकता। मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर हुआ करता था, अपनी बैल्कोनी पर निकलकर वो भाषण दिया करता था और उस समय जो उसकी गोपनीय पुलिस थी वो इलाके पे नजर रखती थी कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो उसके भाषण के बाद ताली नहीं बजा रहा हो या उसका भाषण सुनने के लिए रुका ना हो, काम पे निकल गया हो। अगर आपको नॉर्थ कोरिया की याद दिलाऊं तो नॉर्थ कोरिया में जो अभी शासक हैं, इनके फादर की जब डेथ हुई थी तो एक घटना हुई थी कि एक कर्मचारी अपने ऑफिस में था और रेडियो पे जो प्रसारण चल रहा था शोक सभा का, वो उसने बंद कर दिया था। ये खबर मिल गई, उसके बाद उसको सजा दी गई। उसकी भी गोपनीय पुलिस रहती थी कि उसके फादर की जो बड़ी सी मूर्ति लगी है उसके सामने कोई ऐसा तो नहीं है जो झुक नहीं रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो श्रद्धा सुमन चढ़ाए बिना निकल गया। ये कहानियां मैंने आपको तानाशाहों की बताई। हिटलर के रूल में किसी की हिम्मत नहीं थी जो हिटलर का विरोध कर देता, और जो हिटलर का विरोध करता उसको सीधे या तो फांसी दी जाती या गोली मार दी जाती। यह सब तानाशाहियों में होता है जहां काला झंडा दिखाने की अनुमति नहीं होती है, विरोध की कोई अनुमति नहीं होती है। नेहरू जी के बारे में एक किस्सा बड़ा फेमस है। बंटवारा हुआ था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जहां आज बन गया है वहां से हिंदुस्तान में आए थे, घर नहीं मिल रहा था, बाकी चीजों से परेशान थे। उनमें से ही एक बूढ़ी औरत ने पंडित नेहरू की कॉलर पकड़ ली और कहा कि बताओ जवाहर, हमको आजादी से क्या मिला। तो पंडित जी ने कहा कि अम्मा, आपको यह हक मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हैं। क्या अंग्रेजों के राज में यह संभव था कि आप वायसराय के सामने भी जा पाती? तो तमाम मुश्किलात के बावजूद लोकतंत्र यह अधिकार देता है कि आप विरोध कर सकें। इंदिरा गांधी का किस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनका विरोध चल रहा था। इंदिरा गांधी वहां पहुंच गई। इंदिरा गांधी खड़ी थी। उस समय सीताराम येचुरी नेता हुआ करते थे, जेएनयू के, एसएफआई में थे। इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर पूरा विरोध पत्र पढ़ा गया। इंदिरा गांधी की जो जो मुखालिफत थी, इंदिरा गांधी से जो जो शिकायतें थीं, उन्हीं अल्फाज में पढ़ा गया जिन अल्फाज में लिखा गया था पर्चा। इंदिरा गांधी ने चुपचाप सुना, उनसे वादा किया उनकी मुश्किलें दूर करने की और वापस लौट आई। पुलिस से कहा कि इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनको पूरा हक है हमारी मुखालिफत करने का, हमारी मजम्मत करने का। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस देश की आपको सुना सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि यह घटनाएं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की है। हमारे एक मित्र ने लिखा था, वो अपना संस्मरण बता रहे थे कि कैसे उमा भारती जी का विरोध कर रहे थे। उमा भारती जी को पता चला, वो गई, सब सुनी, हंसी और उन्होंने कहा नहीं, छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। हम लोग खुद यूनिवर्सिटी में थे,
और उस जमाने में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो कितनी बार ऐसा हुआ था, नेताओं का, अधिकारियों का, वाइस चांसलर का। वाइस चांसलर साहब हमारे कमरे में बुलाते थे, हम कमरे में बैठ के उनके विरोध की सारी बातें करते थे, लेकिन वो नाराज होने की जगह हंसते थे और कहते थे ठीक है, समस्याएं सुलझाई जाएंगी, जाकर पढ़ाई करो। कभी यह नहीं किया कि हम वाइस चांसलर के कमरे से निकले और हमारे ऊपर एफआईआर लगा के हमें थाने में बंद कर दिया गया। वही काम, वही परंपरा राहुल गांधी ने निभाई है और राहुल गांधी पूरे मजे ले रहे हैं, यह भी सच्चाई है। एक वीडियो आया बहुत मजेदार, एएनआई का वीडियो है। एएनआई ने माइक बढ़ाया हुआ था कि राहुल गांधी कुछ बोलें। राहुल गांधी जानते हैं कि ये एएनआई हो, पीटीआई हो या इस तरह के जितने भी हैं, वो सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिस पर विवाद खड़ा किया जाए। तो उन्होंने माइक खींचा और नारा लगाना शुरू किया, वोट चोर गद्दी छोड़। एएनआई के माइक से चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। एएनआई के मालिक को बड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपना खेल बहुत प्यार से खेल दिया। खैर, यात्रा चलेगी और वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप गाली वाली का कितना भी खेल खेलते रहिए, राहुल गांधी भी इतने दिनों में समझ गए हैं कि भटकाने के लिए क्या क्या किया जाता है, और राहुल गांधी से ज्यादा जनता समझ गई है कि भटकाने के इस खेल का सारा मतलब क्या होता है। असल बात यह है कि राहुल गांधी इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सिखा भी रहे हैं। जिस लोकतंत्र को लोग भूल चुके हैं कि विरोध नहीं किया जा सकता, नेता का काला झंडा नहीं दिखाया जा सकता, उसको फिर से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है, और आपको भी तय करना है कि आप किस तरफ खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।